आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। किस तरीके से लगातार जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। वंदना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च हैं एसएमसी से, ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। और साथ ही सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, सेक्रेटरी जनरल इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले यहाँ वंदना जी आपके पास में आना चाहूंगा, सोना चांदी की अगर बात की जाए, इस साल तो हमने देखा क्या ताबड़तोड़ रिटर्न जो है वो अभी तक आया है, लेकिन इन्वेस्टर ये सोच रहा है क्या ये ताबड़तोड़ स्थिति रिटर्न की जो है ये 2026 में भी जारी रहेगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुल जी। यहाँ पे जब खासकर कि 115% का रिटर्न यहाँ पे सिल्वर में है एक साल में, और करीब करीब यहाँ पे 72-78% का रिटर्न आपको सोने ने दिया है। इससे पहले ये रिटर्न हम लोगों ने 1979 में आता हुआ देखा था, चांदी ने जब 300% से ज्यादा की रिटर्न दिया था एक साल में। उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त शार्प डिक्लाइन आया था प्राइसेस में। तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी चाल को समझना बड़ा जरूरी है कि क्या इतने शार्प अपसाइड के बाद चांदी यहाँ पे चलेगी या फिर यहाँ से एक डाउनसाइड आएगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का भी समीकरण है और जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से चांदी और सोने दोनों की मजबूती यहाँ पे बनी रहेगी। लेकिन जो रिटर्न 2025 में हम लोगों ने आता हुआ देखा है, ये रिटर्न मुझे नहीं लग रहा कि 2026 में यहाँ पे दोहराया जाएगा या फिर ऐसा ही रिटर्न हम फिर से एक बारी प्ले होता हुआ देखेंगे 2026 में। लेकिन जिस तरीके से अभी ट्रिगर्स है, जो भी आपके जो कंसर्न्स थे 2025 के, वो 2026 में एज इट इज जा रहे हैं, चाहे वो टैरिफ का हो, जियोपॉलिटिक्स हो, डी डॉलराइजेशन हो यहाँ पे, या फिर स्लो डाउन हो चाइना का या अन्य मतलब की इकोनॉमी का, वो सारी एज इट इज 2026 में साथ साथ में जा रहे हैं वो कंसर्न्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिटर्न है वो पॉजिटिव रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा, इंप्रेसिव रहेगा, लेकिन 2025 को दोहराता हुआ नहीं दिख रहा है 2026। चलिए बिल्कुल। और साथ ही सुरेंद्र जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम जिसे मैं यहाँ सवाल लेता हूँ, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखें तो उसका क्या कुछ असर फिलहाल सोने और चांदी के भाव पर हमें नजर आ रहा है? जी मुकुल जी, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी ट्रेंड है हमारा मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो इंडियन गोल्ड ने यहाँ पे प्रीमियम रिटर्न दिया है, क्योंकि INR में हमारे डेप्रिसिएशन यहाँ पे हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से देखा जाए कि स्लो डाउन के इश्यूज है, वहां पे डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। जैसा सुरेंद्र जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जापान की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल यहाँ पे पड़ने वाला, खासकर यूएस इकोनॉमी में भी पड़ने वाला है। और वहां की जो इक्विटी मार्केट है, तमाम कंसर्न्स के बावजूद यहाँ पे वहां की जो इक्विटी मार्केट है उसने रिकॉर्ड यहाँ पे हाईज लगाते हुए देखे हैं। ये चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं लग रही है, नॉर्मल नहीं लग रही हैं, और लग रहा है कि 2026 में एक बार एक कंसर्न निकल के आएगा। खासकर देखा जाए मुकुल जी की जिस तरीके से यूएस का स्लो डाउन शटडाउन हुआ और ये रिकॉर्ड लॉन्ग था ये शटडाउन, इसके बाद डेटा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट ढंग से यहाँ पे आने नहीं शुरू हुए। और सेंट्रल बैंक्स जो है, और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल बैंक्स ने है वो रिकॉर्ड हाई पे उन्होंने रिकॉर्ड बाइंग करी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है रिटेलर्स के लिए भी कि वो क्यों ना यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बाइंग में जाए। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेंड को यहाँ पे हमारा बाजार भी फॉलो कर रहा है, और ये आपको दिखेगा नंबर्स में। जिस तरीके से रिकॉर्ड बाइंग वहां के ETF में हुई है, हमारे यहाँ न्यूली लॉन्च्ड गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ ETF में यहाँ पे निवेशकों ने बाइंग करी है। तो मेरे ख्याल से हम वहां के ट्रेंड्स को यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हैं, और साथ में ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो डिमांड सप्लाई है वो भी इम्पैक्ट बाहर को डाल रहा है। जैसे कि चाइना, इंडिया ने चांदी की बहुत बड़ा मतलब जो फिजिकल बाइंग यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो RBI है, यहाँ की RBI भी सोना खरीद रही है। तो हम तो उनके ट्रेंड्स को ले रहे हैं, वो भी हमारी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, और इंडियन मार्केट को वो चाइनीज मार्केट के बाद क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का सेंट्रल बैंक्स और यहाँ के रिटेलर्स जो हैं वो ETF और फिजिकल बाइंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और सीधे सरल शब्दों में अगर हम इसको समझे, देखिए डिमांड जो है वो वंदना जी अगर देखा जाए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की बात अलग रहती है, और सेबी ने डिजिटल गोल्ड को लेकर एक जो वार्निंग है वो जारी भी की थी कि किस तरीके से वहां पर रिस्क हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा रुझान कम होता नजर आया था। लेकिन जो इन्वेस्टर अगर करना चाहते हैं, डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड ETF की हम देखें, इसका किस तरीके से मार्केट में आप स्थिति देख पा रही हैं इस वर्ष में 2025 में?
जी मुकुल जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया था कि जो डिजिटल गोल्ड है, ई गोल्ड खासकर, कि उनकी मतलब वो उनके मतलब प्रोटेक्टर नहीं है, सेबी उनको नहीं देख रही है यहाँ पे। तो उसमें एक कंसर्न निकल के आया था और वहां पे कंसर्न हो भी जाता है क्योंकि ऑडिटिंग होती है, जैसे कि ईटीएफ में हम बाइंग कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर ईटीएफ में ऑडिटिंग होती है कि ठीक है यहाँ पे इतना फिजिकल गोल्ड बैकअप में है या नहीं है, वो चीजें मिसिंग होती है। तो मेरे ख्याल से जिसमें सेबी हमारा रेगुलेटर है, हमें पहले तो ऐसे प्रोडक्ट में जाना चाहिए, हार्ड अर्न मनी है हमारा और किसी भी तरीके की फॉर्जरी से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ईटीएफ के बारे में ही यहाँ पे बोलना चाहूंगी। एसजीबी अभी अवेलेबल नहीं है, न्यू ट्रांच, नहीं तो एसजीबी सबसे बढ़िया विकल्प मुझे लगता था। और इसके बाद डेरिवेटिव मार्केट भी है और साथ में आप यहाँ पे फिजिकल में भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और फिजिकल में भी बड़ी पक्का यहाँ पे मतलब अब ये है चीज है क्वालिटी को देखते हुए कि आप हॉल मार्किंग देखते हुए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, रेगुलेटर से सपोर्टेड मिल रहा है, बैक मिल रहा है। तो ईटीएफ में मुझे लग रहा है मुकुल जी, मैं ईटीएफ इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब सोने और चांदी की बात आती है तो लगता है कि बहुत बड़े मतलब पैसे के साथ हम यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, कम पैसे के साथ हम यहाँ पे शुरुआत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप गोल्ड 20 की बात करते हैं या सिल्वर 20 की बात करते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट यहाँ पे चाहिए होता है और आप यहाँ पे एक क्लिक अवे हैं आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने से, जबकि फिजिकल में हमें जाना पड़ता है खरीदने के लिए। और यहाँ पे ये है कि जैसे कि आप सिल्वर लेंगे तो 192 196 के करीब अभी यहाँ पे जैसे मिल रहा है या 200 से आप एक सिल्वर की यूनिट खरीद सकते हैं। और अगर यहाँ पे गोल्ड की बात की जाए तो आप 125 130 रुपीज में आप एक यूनिट खरीद सकते हैं। और इसे जैसा सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे हम सोचते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड हर महीने 2-2 हजार का लगाना है, बस हमें वैसे लगाना है और आने वाले 5 साल 10 साल में हमारा एम होता है कि हमें ज्वेलरी खरीदनी है या किसी बिजनेस में लगाना है या बच्चों की पढ़ाई में लगाना है। उस समय तक आपके सामने ये छोटे छोटे पैसे जो है वो बड़े अमाउंट में पूल होंगे और वहां पे जाके आप, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का CAGR अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों का यहाँ पे कम से कम 15% है, 14 से 15% है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल के हिसाब से अगर 15% का भी रिटर्न है तो आपको कितना सारा पैसा पूल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ETF एक सही विकल्प है और छोटा छोटा पैसा जो है SIP के जरिए वहां पे लगाना चाहिए। और एक राय ये रहेगी जिनका छोटे टर्म का ध्यान नहीं है वो बार बार पोर्टफोलियो को यहाँ पे चेक ना करे और उसको रहने दे, क्योंकि इतनी ऊंचाई के बाद हल्का हल्का करेक्शन बीच में आएगा लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ वंदना जी, क्योंकि जो हमारे खासतौर से दर्शक हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, खासतौर से वंदना जी, इस पर लगातार हम यहाँ पे जानकारी भी ले रहे हैं। वंदना जी, आपसे यही सवाल मैं करना चाहूंगा क्योंकि जो महिला निवेशक हैं और बतौर महिला आप शायद और अच्छे से बता पाएंगी कि ज्वेलरी को लेकर एक कहीं ना कहीं अलग सोच भी हम रखते हैं जो महिलाएं हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और अभी नहीं ना जाने कितने ही अगर देखा जाए दशकों से सोच चली आ रही है कि जो सोना है वो एक, हम कह सकते हैं वो हमारी सुरक्षा है, एक तरीके से वित्तीय सुरक्षा का आधार माना जाता है इसको। किस तरीके से, क्या अभी भी एक वही सोच जो है वो हमें देखने को मिलती है? जी मुकुल जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये सुरक्षा है और कह सकते हैं कि यही हमारी परंपरा भी है और वो हजारों साल से है। और मुझे लगता है कि कितना सोच के बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको कोविड है, जब वहां पे गोल्ड लोन लिए गए थे और वहां पे कितनी मतलब अच्छे से सोने ने उस परिस्थिति को संभाला था। तो मेरे ख्याल से जब भी जरूरत पड़ी है तो यहाँ पे जो यहाँ की महिलाएं हैं वो सोना खरीदती हैं और जरूरत के समय वो निकाल के देती हैं कि इसको आप प्लेज करिए और मतलब जो भी जरूरत का चीज है वो आप करिए यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस हो या किसी जरूरत की बात हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से सोना खरीदने की बात है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक US है जहाँ पे करीब करीब आपको 8800 टन का मतलब कह सकते हैं कि सोना है। लेकिन जब भारतीय महिला की बात होती है तो ये 25,000 टन के करीब यहाँ पे पहुंच जाता है, इतना सोना हमारे पास है। तो ये सुरक्षा हम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नए हाइस पे अब क्या हो रहा है कि पहले इतनी जानकारी नहीं रहती थी तो हम क्या करते थे कि वेट करते थे कि एक करेक्शन आएगा। अब डिजिटलाइजेशन के जरिए या जिस तरीके से फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, उसमें ये लगा कि अब जो प्राइसेस है वो कम नहीं होंगे। अब 2025 में ही लग रहा है कि 2026 में प्राइसेस कम नहीं होंगे। तो जो महिलाएं हैं वो तैयार हैं कि 4,000 5,000 6,000 जो भी करेक्शन मिलेगा हमें उस पे यहाँ पे बाइंग करनी है। तो वो अभी ज्यादा इन्फॉर्म्ड है और वो तैयार है कि जो अब यहाँ पे नया प्राइस है, क्योंकि अब 1,25,000 ये न्यू नॉर्मल हो गया है सोने के लिए। लेकिन जब 50,000 होता था तो वेट कहते थे कि 40-42 होगा तो लेंगे, लेकिन अब उन्हें भी पता है कि ये प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा कम नहीं होना है। तो हम
हम थोड़ा सा ही प्राइस कम होने पे यहाँ पे अपने मतलब पोजीशन को जी। बुक करेंगे या ज्वेलरी यहाँ पे लेंगे, तो इन्फॉर्मेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। हाँ, ये चीज है मुकुल जी की ज्वेलरी डिमांड में यहाँ पे थोड़ा डेंट तो लगा है, क्योंकि हमारे पास 5 लाख हम निवेश तो कर रहे हैं। हमारा ध्यान था कि हमारा फंड है 5 लाख का सोना खरीदेंगे, लेकिन वो क्वांटिटी में कम हो रहा है, तो क्वांटिटी का डेंट यहाँ पे आ रहा है। हम कह सकते हैं कि हम ये सोचकर चलते हैं कि फंड हमारा जो हमने गोल्ड बाइंग के लिए खरीदा है उसमें उसकी अमाउंट जो है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वंदना जी और सुरेंद्र जी आपसे हम यहाँ पर लेंगे। और खासतौर से वंदना जी, अगर देखा जाए चांदी जो है लोगों को आकर्षित तो कर रही है, जिस तरीके से रिटर्न उसमें आ रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक तबका निवेशकों का ऐसा भी है जिनको ये लगता है कि जिस तरीके से पहले चांदी ने एकदम ऊंचाई को छुआ था और उसके बाद धराशायी हुई थी, कहीं वो स्थिति एक बार फिर से सामने ना आ जाए, तो इसलिए जो निवेशक है थोड़ा डर भी रहे हैं। लेकिन क्या अब जो साल है 2026, इसमें कुछ ऐसी स्थिति की उम्मीद कर सकते हैं क्या? मुकुल जी, 2 बार ही ऐसा हुआ था। जब 1979 में चांदी बढ़ी थी तो वहां पे 90% यहाँ पे करेक्शन आया था। 2011 के बाद देखा जाए तो 70% का करेक्शन आया था। लेकिन इस बार जो परिस्थिति है वो अलग है। एक तो चीज है कि इस बार जो इसके जो डिमांड है, जो फिजिकल डिमांड है, वो ऐसी जगह पे है जहां पे इसका एक तो रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट नहीं है और यहाँ पे आपको वो जो सेक्टर्स है वो बड़े डिमांडिंग है। जैसे AI में इसका डिमांड है, हार्डवेयर में इसकी डिमांड जो है वो 5G में है, इसका डिमांड आपको सोलार में, फोटोवोल्टाइक में है। तो इन सब चीजों में मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड इसका कम होगा और फिजिकल स्कार्सिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा आप भी यहाँ पे बोल रहे थे कि चांदी को नजरअंदाज किया गया था, इसके अपने माइंस नहीं होते, 30% इसके अपने माइंस है, बाकी ये बाय प्रोडक्ट है। कोई भी नया माइंस को आने में यहाँ पे कम से कम 7 इयर्स का टाइम लगता है और पिछले काफी सालों में न्यू एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। तो इसकी जो सप्लाई साइड है, यानी कि आप समझिए अभी भी यहाँ पे 80% माइन सप्लाई है, 20% यहाँ पे रिसाइकलिंग से काम चल रहा है। तो ये लगातार 5वें साल डेफिसिट में है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई यहाँ पे डेफिसिट है। तो 5वां साल डेफिसिट का है, तो मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट आती भी है तो जो चीज यहाँ पे आपको 115% बढ़ी है, वहां 10, 15, 20% का आप एक करेक्शन मान सकते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। बिल्कुल, आप दोनों से आखिरी सवाल मेरा अब यही होगा, अगर बात की जाए सोने और चांदी की, तो कहां तक जो भाव है वो जा सकता है? वंदना जी, पहला आपसे ही जानना चाहूंगा, सोने और चांदी की कीमत जो है इस वर्ष कहां तक हमें जाती हुई नजर आएगी, जो उच्चतम स्तर हमें नजर आएगा? चांदी में मुझे लग रहा है कि 285 से लेके 3 लाख तक भी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 150 से लेके 165 तक का एक रेंज रह सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ भी जो चांदी है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है सोने के मुकाबले, अगर बात की जाए। सुरेंद्र जी, आप, वंदना जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए।